आज हम हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्च का एक बड़ा अहम एलिमेंट है। तो उसकी फॉर्मुलेशन, उसकी टाइप्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम आज डिफरेंट डेफिनेशंस को देखेंगे और उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं एल आर गे की डेफिनेशन के मुताबिक कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव explanation for certain behaviors, phenomena, or the events that have occurred or will occur। यानी ये एक टेंटेटिव जो है वो एक वजाहत होती है, एक्सप्लेनेशन होती है कि किसी के बिहेवियर्स की, किसी फिनोमेना की, या कोई जो इवेंट्स अकर होने वाले हैं उनके बारे में बताता है। इसी तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन देखें, एक और डेफिनेशन उसके मुताबिक कि दिस इज अ स्टेटमेंट टेम्परेरली एक्सेप्टेड एज अ ट्रू इन द लाइट ऑफ व्हाट इज नोन अबाउट द फिनोमेना। यानी ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे हम आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर उसे, उस फिनोमेना के बारे में सच समझ कर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्यों से एक्सेप्ट करते हैं? ताकि हम ये देख सकें कि जो हमारे पास मालूमात होती हैं उनकी रोशनी में हम इसे सच समझ कर इसके ऊपर काम कर लेते हैं। And it is employed as a basis for action in the search for new truth। और नई हकीकत की तलाश में हम इसको बुनियाद बनाकर इसके ऊपर काम करते हैं। फिर when the hypothesis is fully established, और जब ये चीज़ मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाती है, it may take the form of facts, principles and theories। तो इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो नए हकायक को, नए फैक्ट्स को, नए प्रिंसिपल्स को और नई थ्योरीज को बनाया जाता है। अगर हम मज़ीद इसको देखें तो इसमें बाज़ लोग ये कहते हैं कि आपका जो हाइपोथेसिस है इसको एक गैस के तौर पे भी लिया जाता है, ठीक है, जिसे फॉर्मुलेट और प्रोविजनली अडॉप्ट करके उसके एक्सप्लेन किया जाता है मुख्तलिफ कंडीशंस को सामने रखते हुए, ताकि वो आपको फर्दर गाइड कर सके। इसके साथ आपको ये एक थिंकिंग प्रोसेस भी प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए आप जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, साइंस एम्प्लॉयज हाइपोथेसिस इन गाइडिंग द थिंकिंग प्रोसेस। When our experiences tells us that a given phenomena follows regularly upon the appearance of certain other phenomena, we conclude that the former is a concern with the latter by some sort of relationship। यानी जब कोई एक मखसूस सूरत हाल है जो बाज दूसरे वजूहात की रोशनी में बार बार अपीयर हो रही हो, तो हम ये देखते हैं कि हम ये जज करते हैं कि इनके दरमियान यकीनन कोई रिलेशनशिप है। तो उसको बुनियाद बना के इसको, हाइपोथेसिस को एक अपनी बुनियाद के तौर पे हम मज़ीद रिसर्च के लिए, स्टडीज़ के लिए आगे इसको लेकर चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस होता है उसकी बुनियादी खसूसियात क्या होनी चाहिए। एक अच्छे हाइपोथेसिस की बुनियादी खसूसियात क्या होनी चाहिए, उनके ऊपर हम ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी बुनियादी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले तो इट शुड बी कंसिस्टेंट विद प्रीवियस रिसर्च। यानी इससे पहले जो रिसर्चेज हो चुकी हैं ये उनके साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। यानी इसका एक जो ऑब्जर्व फैक्ट है, जो इससे पहले फैक्ट साबित हो चुके हैं उनके बारे में इसका एक एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी जो हमारी रिसर्च पहले हो चुकी हैं इसका रिलेशनशिप उनके साथ होना चाहिए। फिर दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये सूटेबल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करे। यानी
जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं उसके बारे में जो जो आपकी फैक्टर्स या जो भी प्रोसीजर होगा उसके बारे में एक डिटेल जो है वो एक्सप्लेनेशन वो इसके अंदर वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए। यानी जैसे हमने बात की कि कंसिस्टेंट विद प्रीवियस रिसर्च होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये इसमें कहीं कि कंफ्लिक्ट ना होनी चाहिए। किसके दरमियान कंफ्लिक्ट ना हो? कोई नेचुरल लॉज के दौरान ना हो, या कोई जो नॉन ट्रू है उसको कंट्राडिक्ट ना कर रहा हो। तो इसलिए इसकी एक तो ये कंसिस्टेंट हो, दूसरा ये इसकी जो आप इसको एक्सप्लेन करें वो भी सूटेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो डिफाइन वेरिएबल यूज्ड। और ये जो हाइपोथेसिस है, तो जो जिन वेरिएबल्स का रिलेशनशिप आप करना जा रहे हैं या जिनके बारे में मजीद रिसर्च करने जा रहे हैं, उन वेरिएबल्स को भी अच्छी तरह से डिफाइन किया जाना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से वेरिएबल्स को आगे जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर जो वेरिएबल्स सेलेक्ट किए जा रहे हैं उनके दरमियान जो एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है उसके उसको भी वाज़ा किया जाना चाहिए कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान हमारा जो गेस है कि जो हमारा मुतमईन नज़र है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनके दरमियान ये रिलेशनशिप है, इसको भी हमने डिफाइन करना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टेस्टेबल विद हेल्प ऑफ डेटा। तो हमने जो इसका हाइपोथेसिस को बनाना है वो ऐसा होना चाहिए कि हम उससे डेटा के साथ टेस्टेबल भी कर सकें। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसे किसी तरीके से डेटा उसके बारे में जो है वो कैलकुलेट ना कर सकें, गैदर ना कर सकें। और अगर हमने डेटा को गैदर कर लिया है तो वो डेटा ऐसा है कि हम उसे टेस्ट ना कर सकें, कंपेयर ना कर सकें, या उसके ऊपर जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हैं उसको अप्लाई ना किया जा सके। लिहाजा इस बात को भी हमने मद्देनजर रखना है कि ये वो अच्छा हाइपोथेसिस वो होगा जिसके अंदर ये एक कैरेक्टरिस्टिक होगी कि उसको डेटा भी गैदर किया जा सके, उसका प्रोसीजर में डाल के उसके एनालिसिस भी किया जा सके, ताकि हम जो उसके रिजल्ट्स हैं उसकी तरफ जाया जा सके। अगली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वो है इसका टाइम बाउंड होना। यानी हम जो भी चीज़ करने जा रहे हैं उसके लिए हमने एक टाइम को मद्देनजर रखना है। क्या कि ये जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, जो रिसर्च प्रोसीजर करने जा रहा हूँ, या जो मैंने वेरिएबल्स सेलेक्ट किए हैं, क्या उनकी जो ड्यूरेशन है उनके ऊपर काम करना, प्रोसेस करना, डेटा कलेक्शन और सारी चीज़ें, क्या मैं किसी एक टाइम जो मेरे पास है, लिमिटेड टाइम जो है उसके अंदर मैं इसको कंप्लीट कर सकूंगा। लिहाजा इस बात को भी आपने ये देखना होगा कि टाइम बाउंड यानी आपकी जो टाइम लिमिट है उसके अंदर इसको सारे प्रोसीजर को इजीली हम कंप्लीट कर सकें, ताकि वक्त के अंदर हमारा जो ये प्रोसीजर है रिसर्च का वो कंप्लीट हो सके। इसी तरह से जैसे ये टाइम बाउंड होता है वैसे भी हमें इसको स्कोप के लिहाज से भी लिमिटेड स्कोप को देखना है। यानी अगर मेरे पास ऐसा हमने हाइपोथेसिस बना लिया है जिसका स्कोप इतना वसी है कि वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उस सारे पॉपुलेशन को या उस सारे एरिया को या उस सारे वेरिएबल्स के जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं या उसके ऊपर जो इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं उनको मैं कवर ना कर सकूं। इसलिए इसकी डिलिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। और इसकी डिलिमिटेशन को आप अपने अवेलेबल टाइम के मुताबिक, रिसोर्सेज के मुताबिक आपने इसको लिमिटेड करना है, ताकि दिए गए वक्त के अंदर आसानी के साथ और फाइनेंशियली एक जो फिजिकल तरीके से मैं इसे कंप्लीट कर सकूं। लिहाजा इसकी दूसरी खसूसियत ये है कि ये लिमिटेड स्कोप के साथ होना चाहिए, ताकि दिए गए वक्त के अंदर और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इस काम को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि स्टेटेड इन सिंपलेस्ट टर्म्स। यानी इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की जा रही होगी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हमने इसको स्टेट करना है, ताकि इसे आसानी के साथ अंडरस्टैंड किया जा सके। डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स टर्म्स का इस्तेमाल करके
इसको इतना मुश्किल ना बना दिया जाए कि देखने वाला पढ़ने वाला इसको मिस जज कर ले। लिहाजा ये सिंपलेस्ट टर्म्स के अंदर इसको स्टेट किया जाना चाहिए और ऐसी लैंग्वेज हो कि जो आसानी से समझ में आ सके। इसकी अगली करेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करें तो वो जी, तो इसकी जो लास्ट करेक्टरिस्टिक के ऊपर हम बात करें तो वो ये है कि ये जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए जो प्रीवियस रिसर्च है नाउन फैक्ट्स के बारे में। तो ये ओवरऑल हमने देखी कि एक जो अच्छा हाइपोथेसिस होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इस हवाले से हमने बात की। अब हम देखते हैं कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस है इसका पर्पस क्या है, कौन से मकासद हैं जिसके लिए इसको बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा कि जॉर्ज जी मॉली के मुताबिक ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है रिसर्चर को। डायरेक्शन प्रोवाइड करने से मुराद ये है कि जो भी रिसर्चर है वो जो काम करने जा रहा है उसे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मुझे मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरी सिमत क्या है और मैंने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो इस हवाले से जो सबसे अहम बात मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि इसका मकसद ये है कि ये रिसर्चर को डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि आपने किस तरफ मूव करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने लेके चलनी हैं और कैसे आपने इस चीज़ को कंप्लीट करना है। और इसके साथ ये दूसरी चीज़ में इसमें ये देखना चाह प्रोवाइड हमें ये करता है कि द डायरेक्शन टू रिसर्च एंड प्रिवेंट द रिव्यू ऑफ इररेलेवेंट लिटरेचर। और यानी ये हमें इररेलेवेंट लिटरेचर को तलाश करके उसे सर्च करना, उसे रिव्यू करना, उससे हमें ये बचा लेता है। एंड द कलेक्शन ऑफ यूजलेस और एक्सेसिव डेटा, या इसके साथ हमें जो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़े यूजलेस और ऐसा डेटा जो हमारे इस्तेमाल का नहीं है, हमारी ज़रूरत का नहीं है, तो उससे हमें ये बचा लेता है। इसके साथ नेक्स्ट ये रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, यानी हमें जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं वो हमें कोई, जैसे हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम, तो उसमें हमें वो जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो जितने भी चीज़ें हैं, जो उसके रेलिवेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। दे और ये इसके साथ क्या करता है, इट sensitizes the investigator to certain aspects of situation which are relevant from the standpoint of the problem at the hand। यानी जो हमारा प्रॉब्लम है उससे रेलिवेंट जो जो चीज़ें हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में हमें बताता है कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है और इन चीज़ों को देखना है। क्लैरिटी अबाउट प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हो, जिसका सोल्यूशन आप तैयार करने जा रहे हो, ये हमें एनेबल करता है इन्वेस्टिगेटर को, रिसर्चर्स को, कि वो उसको अंडरस्टैंड करे विद ग्रेटर क्लैरिटी फॉर इस प्रॉब्लम एंड इट्स रेमिफिकेशंस। यानी उस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझने के लिए, उसकी इम्प्लीकेशंस को, उसकी रेमिफिकेशंस को जानने के लिए ये हमारी मदद करता है। फिर ड्राइंग कंक्लूजन, इसके हवाले से क्या चीज़ है कि ये हमें बताता है कि हमने कैसे कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। यानी जो पीछे हमने चीज़ें, इसकी डायरेक्शंस देखी, इसके रेलिवेंट एस्पेक्ट्स देखे, इस प्रॉब्लम के बारे में मज़ीद क्लैरिटी दिखाई, फिर हमें क्या किस नतीजे को और कैसे अखज़ करना है, ये हमें उस तरफ लेके जाता है। इसके साथ फिर हमें ये प्रिवेंट्स ब्लाइंड रिसर्च, यानी हमें ये बताता है कि हमने ऐसे ही कभी इधर कभी उधर नहीं जाना, बल्कि हमारी ये डायरेक्शन है, हमने इस तरफ काम करना है और ये हमारे मसाइल हैं, इसको हमने हल करना है। तो इसलिए हमें ये ब्लाइंड रिसर्च से रोकता है और ये एक ख़ास किस्म की डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है। तो इस तरीके से ये इसके कुछ
पर्पजेस हैं। यानी ये हमें एक तो ये कि हमें डायरेक्शन बताता है, दूसरे जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं उनको लिंक करने में मदद देता है। इसके साथ हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट के तौर पर काम कर रहा होता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं। तो हमें लिहाजा कौन सा लिटरेचर रिव्यू करना है, कौन से डेटा को देखना है, और किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसके रेलिवेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए अपने स्टडी को, अपनी रिसर्च को आगे लेकर चलना है। अब हम देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस है उसको हम कहाँ से और कैसे बना सकते हैं, उसके सोर्सेज क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस के सोर्सेज के हवाले से, तो उसमें तो सबसे पहले कल्चर आता है। जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं वहाँ पे जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही होती हैं उनको आप सामने रखते हैं। फिर कोई स्पेसिफिक थ्योरी जो पहले बनी हुई है उसको सामने रख के अगर उसको मजीद एक्सटेंड करने की ज़रूरत होती है उसको देखते हैं, एनालॉजीज को देखते हैं, और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी सामने रख के देखा जाता है। तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आपको सोर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं, बेसिस प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ से आप हाइपोथेसिस को आप जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी all the sources of hypothesis, values, orientations of the culture, folk wisdom, rebellion against the common sense ideas, observation of deviant cases, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ social experience within this science, the application of analogies and personal experiences provide a wealth of hypotheses. In fact, it is almost uh, all these aspects provide us the basis for the प्रॉब्लम। तो उनको सामने रखते हुए हम इनको जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके हाइपोथेसिस जो है उसके सोर्सेज के तौर के ऊपर आती हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो अब हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। सबसे पहले देखते हैं कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होता है। इसके बारे में जब आप देखते हैं तो उसमें तो एक तो बेसिस ये है कि ये जनरलाइज्ड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस होता है, और दूसरा वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू नंबर ऑफ सिचुएशंस होते हैं, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल होता है। यानी इसको अगर आप डिटेल में देखें तो ये है कि ये एक जनरलाइज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होता है। सर्टेन वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू अ नंबर ऑफ सिचुएशंस होते हैं। बाय ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक सिचुएशन वी कैन मेक अ जनरलाइजेशन, फॉर एग्जांपल फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये हमारा जो है वो इसको इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं। और जो नेक्स्ट है इसकी टाइप उसको कहते हैं डिडक्टिव हाइपोथेसिस। उसके बारे में ये है कि ये ड्राइव फ्रॉम द थ्योरी, किसी से ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थ्योरी से इसको ड्राइव किया जाता है। ये प्रोवाइड एविडेंस दैट सपोर्ट एक्सपेंड्स और कंट्राडिक्ट द थ्योरी। और ये हमें ऐसे जो एविडेंस प्रोवाइड करता है कि जो पहले से एस्टेब्लिश्ड थ्योरी है उसकी या तो सपोर्ट करेगा या उसको एक्सपेंड करेगा, मजीद उसको एक्सपेंड करेगा, या उस थ्योरी को कंट्राडिक्ट करेगा। और इसके साथ ये जो टाइप होती है ये फर्दर फ्यूचर स्टडीज के बारे में भी सजेस्ट करती है कि इस सिमत में इस तरीके से मजीद काम करने की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से इसकी ये टाइप है जो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप जो है वो नल हाइपोथेसिस है। जब हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल अप्रोच को। इट मेक्स अ प्रिडिक्शन दैट इन द जनरल पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल, नो रिलेशन और नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन ग्रुप्स और ऑन अ वेरिएबल। और इसकी वर्डिंग क्या होती है, हम ये कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी ग्रुप्स। तो इस लिहाज से इसको डिफाइन किया जाता है। अगर आप मिसाल दें तो हम कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी लेक्चर मेथड और एक्टिविटी मेथड। तो इस लिहाज से इसकी वर्डिंग जो है देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो रिलेशनशिप के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता है।
इसके साथ जो होता है वो नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अल्टरनेट और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम भी कहते हैं, मेक्स अ प्रिडिक्शन अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम। For example, the researcher may predict that scores will be higher for a group A than for B on the dependent variable, or that a group A will change more than B on the outcome. These examples illustrate our directional hypothesis because in expected prediction, higher, more change is made. यानी अगर हम डिफरेंट करें अल्टरनेट से और इसके दरमियान, तो वो तो सिंपली ये कहता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस। और अल्टरनेट के बारे में अगर हम बात करें या डायरेक्शनल के बारे में बात करें, तो वो ये कहता है कि वो चेंज होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, और उसकी नौइयत के बारे में बात करता है। अब हम बात करेंगे नॉन डायरेक्शनल की तरफ। नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं? इन अ नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस द रिसर्चर प्रिडिक्ट्स अ चेंज, a difference or a relationship or a variable in a population, but does not indicate whether the direction of this prediction will be positive or negative or greater or less। यानी नॉन डायरेक्शन में हमें ये तो बताता है कि ये चेंज होगा, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि इसका चेंज जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। यानी उसके चेंज इज एक्सपेक्टेड बट इट्स डायरेक्शन इज नॉट मेंशन्ड। यानी उसका चेंज किस तरफ होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, कम होगा या ज्यादा होगा, उसके बारे में नहीं बताया जाता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ ग्रुप बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इससे आगे हमें ज्यादा या कम, मोर लेस, इसके बारे में वो चीजें डिफाइन नहीं की जाती। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं। इसके बारे में ये होता है कि क्वांटिटेटिव हाइपोथेसिस आर प्रिडिक्शंस the researcher makes about the expected relationship among variables, कि वेरिएबल के दरमियान जो हमारा मुतबक की एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है उसके बारे में प्रिडिक्शन की जाती है। और ये प्रिडिक्शन होती है न्यूमेरिक एस्टिमेट्स की होती है पॉपुलेशन वैल्यूज के बारे में। तो जब न्यूमेरिक वैल्यूज के बारे में प्रिडिक्शन की जाती है तो उसे वो क्वांटिटेटिव हाइपोथेसिस के बारे में लेते हैं। यानी दे आर न्यूमेरिक एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन values based on data collection from samples। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हाइपोथेसिस क्या होते हैं? इनके बारे में ये है कि बेस्ड ऑन राइटिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डिस्क्राइबिंग समथिंग फॉलोड बाय इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस ड्राइंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम अ सिंपल टू पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन से सैंपल लेकर जो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है वो फॉलोड बाय इन्फरेंशियल क्वेश्चन होता है जो हमें मदद करता है। दीज क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस इंक्लूड बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दोनों को इंक्लूड करते हैं और फिर स्पेसिफाइज करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फॉर ईच इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को। और इसके जो इम्पोर्टेंट इंटरवीनिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स होते हैं उसके बारे में भी इसके अंदर बयान किया जाता है। फिर इन दोनों चीज़ों के लेकर नेक्स्ट स्टेप एक टाइप जो बनाई जाती है वो मिक्स मेथड होता है। और जब मिक्स मेथड आ जाता है तो उसके हाइपोथेसिस को कैसे बनाया जाता है, उसमें ये होता है कि बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है। और इसमें क्या है, नीड टू बी एडवांस इन मिक्स्ड मेथड स्टडी इन ऑर्डर टू नैरो एंड फोकस द पर्पस स्टेटमेंट। और जो आपकी पर्पस स्टेटमेंट होती है उसको मजीद नैरो डाउन करने के कम जब मकसद होता है तो इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। दीज क्वेश्चंस आर हाइपोथेसिस कैन बी advanced at the beginning or when they emerge during the later phase of the research। तो इनको कब स्टेट किया जाता है, वो उस जो रिसर्च प्रॉब्लम है या जो भी प्रोसीजर है उसके मुताबिक देखा जाता है। तो हो सकता है कि बाज़ दफ़ा किसी में पहले क्वांटिटेटिव आ जाए और बाज़ में किसी में दूसरी दफ़ा नेक्स्ट स्टेप पे क्वालिटेटिव आ जाए और पहले क्वांटिटेटिव आ जाए। तो लिहाजा ये इनकी जो किसी सर्टन प्लेस के ऊपर ये फिक्स नहीं होते, यानी पहले किसने आना है बाद में किसने आना है। तो ये इफ द स्टडी begins with a quantitative phase, the investigator might introduce hypothesis later in the study when the qualitative phase is addressed।
द क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन अपीयर्स। तो ये उस हवाले से उसके जो रिसर्चर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने इसको कैसे लेकर चलना है। अब हमने इसकी टाइप्स भी देख ली, इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी देख ली, हमने इसके सोर्सेज के ऊपर भी बात की, और कुछ हमने इसकी डेफिनेशन एक दो शुरू में स्टार्ट में हमने ली। अब हम देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस होता है उसको टेस्ट किया कैसे किया जाता है, यानी आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है उसका टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें यह है कि सैंपल लिया सैम्पलिंग की जाती है और वो पॉपुलेशन की सैम्पलिंग को सैम्पलिंग की जाती है। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उसके मुताबिक कैटेगरीज हैं, उसके मुताबिक पॉपुलेशन के मुताबिक जो है वो सैंपल्स बनाए जाते हैं। फिर जब सैंपल सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, यानी डेटा कलेक्शन के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए, हमें डेटा गैदर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, उसके फिर उसका नंबर आता है। उसके बाद डिज़ाइन होता है कि किस डिज़ाइन से ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया है इसका डिज़ाइन क्या होगा, इसकी टाइप क्या होगी। फिर उसके बाद जब आप ये चीज़ डिज़ाइन वगैरह कर लेते हैं तो उसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर देखा जाता है कि आपने ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है इसको प्रोसीजर क्या है, इसका इसका आपने डेटा कलेक्शन जो करनी है, जो आप प्रोसीजर बनाएंगे, पायलटिंग करेंगे, क्या सारा नेक्स्ट स्टेप का जितना भी आने वाले प्रोसीजर्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है। और फिर उसके बाद डाटा की कलेक्शन की जाती है, यानी इंस्ट्रूमेंट आपने फ्लोट कैसे करना है, पॉपुलेशन से आपने जो सैंपल बनाया है उसमें आपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए डेटा को कैसे कलेक्ट करना है। फिर जब डेटा कलेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एनालिसिस के ऊपर रहता है कि जो आपने डेटा गैदर किया है उसका एनालिसिस कैसे किया जाए। उस एनालिसिस के लिए जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल्स प्रोसीजर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, SPSS है या दूसरे हैं, वो इस्तेमाल करके उनको डेटा को रिफाइन किया जाता है और फिर ये अपने जो उसकी चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं, कंफर्मेशन और डिसकंफर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो डेटा को एनालाइज किया जाता है उसकी बेस पर जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था उसको कंफर्म किया जाता है या उसकी डिसकंफर्मेशन की जाती है। अब ये प्रोसीजर सारा हो गया। अब हम देखते हैं कि